सादर नमस्कार। मैं रमेश मीना। उपन्यास श्रृंखला में अब तक आप सुन चुके हैं आदिवासी अमृत संतान कैसे हैं। आदिवासी के पठार पर अंधेरे में जीते नहीं, घिसटते आदिवासी। संघर्ष आंदोलन के जनक बिरसा के आह्वान पर उठ खड़े होते हैं मुंडा। वर्तमान दौर में लोकतंत्र क्या है? वाकई में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, या इस लोकतंत्र में आदिवासियों के लिए कितनी जगह है? ये आज़ादी के 70 दशक बाद, 7 दशक बाद भी आदिवासी लोकतंत्र में रह रहे हैं। इस बात की पड़ताल हम आज इस उपन्यास के माध्यम से कर सकेंगे। इस तरह के सवाल कोट्टा उपन्यास पढ़कर आप सहज ही समझ सकते हैं। एम वीरप्पा मोइली का उपन्यास कोट्टा आदिवासी, कोरग आदिवासी पर आधारित है। राजनीति, ये राजनीतिक नेता वहाँ किस तरह से काम करता है, इस उपन्यास में नेता, नौकरी पेशा और कोरग आदिवासियों के बीच का संघर्ष दिखाई देगा। और हम बाद में पठार पर कोहरा से ये किस तरह से तुलनीय हो सकता है, जबकि पठार पर कोहरा में आदिवासियों में, मुंडा और संताल आदिवासियों में शिक्षा को लेकर के किस तरह से अंधेरे में रहते हैं, ये बात बखूबी और बेजोड़ तरीके से उजागर होती है। तो कोट्टा में राजनीतिक दृष्टि से आदिवासियों का किस तरह से शोषण होता है, यह राजनीतिक दृष्टि से कितने वे अनभिज्ञ है, इस पर हम आते हैं। इसके पहले हम उपन्यासों में आदिवासी भारत में जो लिखा है उससे गुजरते हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से ये इनके समकालीन उपन्यास जो पूर्वोत्तर के आदिवासियों पर है, और ये दक्षिण कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर के पद पर रहते हुए उपन्यास लिखने वाले इस तरह के ये पहले उपन्यासकार है जो राजनीति में है और आदिवासियों पर उपन्यास लिख रहे हैं। इसलिए ये बाकायदा आपको कई तरह से चौंकाएगा, तो सजग भी करेगा। तो हम जो गुजरते हैं कोट्टा से, कोरग आदिवासी। कोरग आदिवासी जाति पर भले ही रचना पूरी तरह से आधारित नहीं है, फिर भी उनके तीज, त्योहार, नृत्य, गीत, विश्वास, जंगल के प्रति जुड़ी भावना, शिक्षा के प्रति लगाव तथा राजनीति में आदिवासी किस तरह से हाशिए पर है, बखूबी उजागर होता है। विशेष बात है एक राजनेता द्वारा इसका लिखा जाना और कोरग आदिवासी राजनीति की वस्तुस्थिति स्पष्ट होती है कि देश के आदिवासी निवासी के नाम पर राजनीति अधिक होती है, उनके हित में कम। हर नेता उनके नाम पर राजनीति कर रहा है जिसमें उसका स्वार्थ मुख्य होता है। संवेदनशील डीएफओ कथानक में नजर आएगा। डीएफओ अपनी नौकरी की कीमत पर भले कुछ करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन नेता का काम राजनीति करना है जो बराबर करता हुआ दिखाई देता है। रचना में घाव नेता है, अमरब्बा नाम से है, तो साथ ही होराटा पत्रिका के संपादक सदाशिव डॉक्टर शंकर और जंगलात अधिकारी मलैया, इन 3 पात्रों के माध्यम से उपन्यास की कहानी को समझा जा सकता है। जनता का प्रतिनिधित्व अमरप्पा जैसे नेता कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। जो पैसे को सर्वोपरि समझता है, उसकी राजनीति पैसे के बल पर चलती है।
पैसे के बिना क्या हो सकता है। चुनाव में टिकट प्राप्त करने से लेकर वोटों की गिनती के समय तक कार्यकर्ताओं के खान पान के लिए पैसा ही तो खर्च होता है। उसमें भी सिर्फ अपने चुनावों की जिम्मेदारी ही मुझ पर नहीं रहती। अमरप्पा कहता है सदा मुख्यमंत्री यही उसे 4 क्षेत्रों की जीत का जिम्मा देते हैं। इसलिए राजनीति में अमरप्पा क्या है यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है। कार ड्राइवर, पोस्टर, बैनर, सार्वजनिक सभाओं की व्यवस्था करना, पंडाल सजाना, माइक प्रचार के लिए गांवों में दौरे करने, देवी देवताओं के चढ़ावे, धोतियाँ, साड़ियाँ, बर्तन, भांडे आदि जनता में बांटना। एक चुनाव में भी भला 10-15 लाख से क्या कम खर्च होता है। ये जो बताया गया है 7वें-8वें दशक की बात है। तब भी जीत जाने पर ही शांति मिल पाती है। हर रोज किसी न किसी बहाने से पैसा खींचने के अभ्यासी, दिखावे के दोस्त और सेवक लोग साथ होते हैं राजनीतिक कारणों से। बेंगलुरु, मद्रास, दिल्ली की उड़ानें, पार्टियों के बाद पार्टियां देते जाना, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता है। आज की राजनीति का व्यावहारिक चरित्र प्रस्तुत करता है कोटा उपन्यास। रचना में मलैया और सदाशिव कर्मठ पात्र के रूप में गहरी छाप छोड़ते हैं। मलैया आदिवासी नहीं है, जंगलात अधिकारी है। वो माँ के प्रति भी अत्यधिक संवेदनशील है। दोनों दोस्त माँ के प्रति लगाव रखने वाले विशेष चरित्र हैं जो आकर्षित करते हैं उसे। माँ की मृत्यु के बाद घर शमशान की तरह सुनसान लगता है। विशेष रिवाज इस तरह पूरा करता है, माँ के मृत्यु पर माँ को खेत में दफना दिया जाता है। 11 दिन का सूतक पूरा कर दूसरे दिन घी दूध डालकर आम का पौधा लगा दिया जाता है। पृष्ठ 107। गौर फरमाएं, आम का पौधा जो फल देगा। माँ की मृत्यु पर उसे जलाया नहीं जाता, दफनाया भर नहीं जाता, बल्कि उसी जगह पर एक आम का पौधा लगाया जाता है जो बाद में उनको फल देने वाला है। इस तरह से ये एक मार्के की बात है, एक उल्लेखनीय और प्रेरणादायी। तो हम गुजरते हैं कोटा से आदिवासी कीमत पर राजनीति किस तरह से की जाती है। आम लोग जब दलित और आदिवासी पिछड़ों के नाम पर अक्सर राजनीति की जाती है, होती है। लोकतंत्र आमजन के लिए होता है, कह सकते हैं कि सिद्धांततः उसकी सुनवाई होती है। इसके बावजूद वह अपनी नियति में जीने के लिए अभिशप्त रहता है। आज़ादी के 6 दशक बाद भी आदिवासी वहीं हैं या पीछे चल रहे हैं। उनके नाम पर राजनीति अवश्य हो रही है, ज़मीनी काम नहीं करते। आम आदमी वहीं का वहीं क्यों ठहरा हुआ है, इस बात की पड़ताल रचनाकार अपनी रचनाओं में करते रहे हैं। नेताओं को कटघरे में खड़े करते हैं। कोटा उपन्यास एम वीरप्पा मोइली की ऐसी रचना है जो न केवल स्वयं नेता है अपितु रचनाकार भी है। वे राजनीति और नेता की नस-नस से वाकिफ रखते हैं। फलतः ये उपन्यास आदिवासी की यथास्थिति की पड़ताल राजनीति के संदर्भ में यथार्थवादी दृष्टिकोण से करता है। रचना का नायक ठेठ जंगल में रहकर उनके लिए न केवल सोचता है अपितु बहुत कुछ करता है। ठीक वैसे ही जैसे पठार पर कोहरा उपन्यास का शिक्षक पलामू के जंगल के स्कूल को चलाने के साथ साथ आदिवासी जीवन को बदल डालता है। कन्नड़ से हिंदी में रूपांतरित B.R. नारायण ने बखूबी किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। हिंदी भाषा के पाठक एक अछूती जनजाति से जुड़ते हैं। आदिवासी भले ही संवैधानिक तौर पर संरक्षित आरक्षित है, फिर भी
ये हाशिए पर जीते चलने जाने के लिए अभिशप्त है। क्यों? राजनीतिक दृष्टि से इस उपन्यास में गहराई से पड़ताल की गई है। हम राजनीतिक दृष्टि से इस उपन्यास को समझ सकते हैं और यह विचार करने वाले हैं। इन्हें हाशिए पर धकेलने के पीछे राजनीति कम जिम्मेदार नहीं रही। इस देश की राजनीति वाचाल अधिक कर्मण्य कम रही है। जंगलवासी कोरगो, जंगलवासी जनजाति कोरगो के बीच एक कर्मठ व्यक्ति की सोच, कार्य और दृष्टिकोण से गुजरने पर पता चलता है कि आदिवासी का भला बिना राजनीति के केवल सेवाभावी होने से ही संभव हो सकता है, राजनीति मात्र करने से नहीं। जहाँ राजनीति आ जाती है वहाँ स्वार्थ, छद्म, षड्यंत्र अधिक होते हैं। नेता की फितरत में हर वक्त राजनीति सर्वोपरि होती है। उसकी जाति, वर्ग और समुदाय चाहे कुछ भी क्यों न रहा, वो हर वक्त, हर समय राजनीति देखता है। आदिवासियों के हित में काम करने वाले मलैया बताते हैं कि उसका सहयोग हर कोई करता है, पर पता नहीं क्यों कोई भी राजनीतिज्ञ उसकी बात नहीं समझ पाता। कोटा उपन्यास, पेज नंबर पृष्ठ 227। हर कोई राजनेता उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी सेवा और आदिवासियों में उसकी छवि का उपयोग करने के लिए अपने साथ मिलाने के प्रस्ताव पर प्रस्ताव आते हैं। वो राजनीति पर सार्थक टिप्पणी करता है। राजनीतिक क्षेत्र में वह टिक सकता है जो उससे एक वृत्ति मान होती है। समीक्षित रचना में राजनीति का खाँटी चरित्र भी उभर कर आया है। उपन्यास की विषय वस्तु में सामान्य दलित और आदिवासी पात्रों के माध्यम से कथा को बुना गया है। कथा का नायक दलित मलैया है तो कोरग आदिवासी नायिका पिंचलू है। आदिवासी नायिका का नाम है पिंचलू। पत्रिका के संपादक सदाशिव सामान्य वर्ग से हैं। जंगलात अधिकारी मलैया कथा की शुरुआत में ही धमाका कर देता है। वो क्षेत्र के विधायक अमरप्पा की लारी को पकड़ लेता है, उनकी गिरफ्त में से आदिवासी लड़की को छुड़ा डालता है। विधायक अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करता हुआ जंगलात अधिकारी पद से सस्पेंड करवा देता है। मलैया कोरग आदिवासियों के बीच पहुंचकर उनके हित में काम करने लगता है। उनका मित्र सदाशिव होरटा पत्रिका का संपादक और वकील एवं समाज सेवी धीरज तीनों मिलकर एक संघ आदिवासी हित में गठित करते हैं। आदिवासी मुखिया का नाम है तुक्र। आदिवासी मुखिया तुक्र संघ का अध्यक्ष बनता है। पिंचलू प्रधानमंत्री बनाई जाती है। मलैया की सेवाओं की खबर होरटा के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो वे भी मिलना चाहते हैं। विपक्ष का नेता पापड़ना उन्हें अपने साथ मिलाने को तत्पर है। बेशक मलैया एक आदर्शवादी चरित्र लगता है। वकील और पत्रकार के साथ भी यही बात कुछ हद तक कही जा सकती है। तस्करों के जाल से बचने के बाद पिंचलू मलैया के प्रति आकर्षित होती है। पूरा गांव कोटा मलैया के प्रति नतमस्तक है, सिवाय गुड़ला और नक्करों के। गुड़ला पिंचलू को अपनी मानता है और पिंचलू है कि मलैया के प्रति आकर्षित है, सो वह उसका विरोध करता है और एक दिन उसकी झोंपड़ी में आग लगा देता है। मलैया कोरगों को भोजन खिलाने से लेकर मंदिर बनाने, बीमारी मगन कायदे यानी बंदर बुखार के फैलने पर पूरी तरह से उनके साथ होता है। पिंचलू को पढ़ाता है। उपन्यास में शिक्षा का महत्व और पूरी ताकत के साथ सेवा पर बल दिया गया है। उपन्यास से कोरग आदिवासी, दलित या फिर ब्राह्मण तीनों की दक्षिण सांस्कृतिक पहचान से उत्तर भारतीय पाठक परिचित होते हैं।
उपन्यास से गुजरकर। माँ के प्रति सदाशिव और मलैया अपनी बेटे की भूमिका निभाता है। आदिवासी और दलित का भेद मिटता सा नजर आता है। उत्तर भारत में जो काम भंगी करते हैं, मसलन जूटन उठाना, कर्नाटकी कोरग आदिवासी वही सब करती नजर आती है। वे मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं, तो आदिवासी स्वभाव पूरी तरह से पकड़ने में सफल रहे हैं। इस संबंध में लिखा है, कोरगों की एक खास आदत होती है। सुनिए, अपरिचितों को देखते ही वे कछुए की तरह सिकुड़ कर अपने खोल में घुस जाते हैं। वही अपरिचित जब अपने बन जाते हैं तो विशाल सरोवर में स्वेच्छा से घूमने वाले हंस की तरह खुशी से फूल कर उनके साथ हो लेते हैं। पृष्ठ 223। आदिवासी का यह आधारभूत तत्व है जो उनके पिछड़ेपन के लिए भी जिम्मेदार रहा है, तो व्यवस्था का दोष भी कम नहीं है। राजनेता इस दोष के पीछे मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। उपन्यास में ये बराबर चित्रित हुआ है, वो भर कर के आता है। विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक जाति को लेकर राजनीति करने से नहीं चूकते। इस अर्थ में देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति में क्षेत्र, धर्म और जाति मुख्य भूमिका में। लोकतंत्र हाशिए पर चले जाता है जब नेता भाषण देता है सिर्फ अपने वोट हासिल करने के। वो तब लोकतंत्र की मर्यादाओं को, नीति नैतिकता को ताक में रख देता है। आगे देखिए, जब मलैया कोरग पिछड़ी जाति के उद्धार के लिए कार्य कर रहा होता है, तब उसका कार्य देखकर मुख्यमंत्री उसे प्रशंसा करने के बजाय अपनी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं, तो विधायक पत्रकार की आवाज बंद कर देता है। बांस और शहद पर जीवन जीने वाली जाति को राजनीति ऊपर उठाने में असफल साबित होती है। इन्हें सेवा से ही ऊपर उठाया जा सकता है, राजनीति करने से नहीं। एकमात्र कर्मठ सेवा करने वाले कितने हैं? ऐसे पात्र अब आदर्श भर है जो उपन्यासों में चित्रित किए जाते हैं। जब हर कोई अपना स्वार्थ देखने से बाज नहीं आ रहा हो, अम्बरप्पा जैसे लकड़ी चोर जो लकड़ी चोर है और लड़कियों की तस्करी तक में शामिल हो, वहाँ मलैया जैसे ईमानदार अधिकारी सस्पेंड होते हैं। मलैया के कार्य करने से आदिवासियों में बदलाव आता है, उनका विश्वास बढ़ने लगता है, लोग वाहवाही करने लगते हैं। तब मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता लवाजमे के साथ मिलने जाते हैं। तो इसलिए कि उन्हें राजनीति करनी जो है, न कि कोरग के लिए कुछ करने का उद्देश्य है या सेवा है। जब मलैया उन्हें कोरग के हित में ज्ञापन देता है और विपक्ष के नेता को कहते हैं कि कोरगों का गलत आरक्षण नीति के कारण एसटी वर्ग में मिला दिया है, इसमें बड़ी स्पर्धा है, आरक्षण भी 3% है, वैसे वे एससी से भी निचले स्तर पर है, कम से कम विधानसभा में आवाज़ उठाइए। इस बात को मलैया कहता है, जो सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके उत्तर में सुनने को मिलता है, वह बाद में देखेंगे, नेता कहता है, इस पर ज़्यादा गौर नहीं करता और अपनी मूल चिंता मलैया का राजनीति में फ़ायदा उठाया जा सकता है, कैसे उठाया जा सकता है, उसे लेकर अपनी बात करते हैं। जब लगता है कि ये अलग मिट्टी से बना है, ये अलग ही मिट्टी का है, तो चलते बनते हैं, अपने रास्ते हो लेते हैं। नेता के लिए आदिवासी महज वोट बैंक है, उनके हित से उनका कुछ नहीं सकता। सो ये विषय मलैया जैसे सस्पेंडेड व्यक्ति का ही रह जाता है कि वो आदिवासियों में सस्पेंड होकर के काम करे, सरकारी पद पर रहते हुए जो और अधिक कर सकते हैं, अब वो सरकारी पद पर नहीं रह जाते। ये राजनीति ऐसे ईमानदार कर्मठ व्यक्ति को पद से हटा देती है। कन्नड़ की कोरग अंधविश्वासों में जीने वाली पिछड़ी जनजाति है। कोरग
कि सामाजिक स्थिति देखिए कि किस तरह से वो अंधविश्वास को लेते हैं। ब्राह्मण जवान मानकर चलते हैं कि अमावस्या की रात को कोरक लड़की मिलना भाग्योदय की तरह माना जाता है, लेकिन ये कोरक के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। पेज नंबर 178। ब्राह्मणों को झूठा खाने की मान्यता दूसरा श्राप है। ये देखिए अंधविश्वास किस तरह से बैठा हुआ है कि वो ब्राह्मणों का झूठा खा लेंगे। इनकी लड़कियां हवस का सहज शिकार होती है। उपन्यास में संस्कृति की स्थानीय झलक है। कंबल दौड़ त्योहार, कंबल दौड़ त्योहार का चित्रण किया गया है। कोरकों का नृत्य, उसमें उत्साह से भाग लेते कोरक जाति। पकते चावल में शराब डालकर बनाया जाने वाला विशेष पेय कोरक के लिए होता है। एक नृत्य दृश्य देखिए किस तरह से नृत्य करते हैं। कुछ एक शरीर पर तो लंगोटी भर रह गई है। गरीबी देखिए, एक तो औरत के वेश में था, दूर खेतों की मेड़ पर कांपती बैठी स्त्री ऐसे निरासक्त बैठी थी मानो उन्हें पुरुषों की क्रियाओं से कोई लेना देना ही नहीं। पेज नंबर 123। दलित जाति का नाम सुनकर गिरगिट की तरह रंग बदल जाता है। शशिकला और मलैया के घर जाने पर किए व्यवहार से पता चलता है मलैया की दलित जाति सुनकर उसे घर वापस आना पड़ जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कोटा उपन्यास एक गहराई से कोरक जनजाति का चित्रण करता है, पड़ताल करता है, ऑपरेशन करता है राजनीतिक दृष्टि से। आदिवासी का कल कैसा होगा, आने वाला कल और बीता हुआ कल कैसा है ये सबको पता है, लेकिन आने वाला कल कैसा होगा इस पर उपन्यास खास करके गहराई से बात करता है। आदिवासी का इस देश में क्या भविष्य हो सकता है, उक्त उपन्यास पढ़कर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार से किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये स्पष्ट इस उपन्यास से उभर करके आया है, क्योंकि नेता उनका प्रतिनिधित्व कर ही नहीं रहे। नेता सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए जंगल को उजाड़ने से नहीं चूक रहे हैं। भला जंगल में रहने वाले उजड़ते हों तो उजड़े उनकी बला से। अमरप्पा जैसे सैकड़ों नेता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मलैया जैसे अधिकारी लाखों में एक है और वो भी अपने पद पर नहीं रह पाते, जो आदिवासी के प्रति संवेदित है, जो प्रताड़ित है या शीघ्र ही सस्पेंशन में आ जाते हैं। जनोपयोगी नेता मिलना ढूंढना आज के दौर में बेहद मुश्किल है। सदाशिव के मार दिए जाने से राजनीति का काला चेहरा खुलकर सामने आ जाता है। आश्चर्य होता है कि मलैया कैसे बचा। उपन्यास की भाषाई दृष्टि से विचार करने से लगता है कि राजनेता की साहित्यिकता चौंकाती है, कन्नड़ की कहावतें लुभाती है, माँ की नद से भी सुनार सोना चुरा लेता है। सुनार का कैरेक्टर आप देखिए कि वो किसी को नहीं बख्शता, सोने का धंधा करता है। तो माँ की नद से भी सुनार सोना चुरा सकता है, तो आप किस खेत की मूली हो। सबकी आंखें दुबले बकरे पर ही गड़ी रहती है। फूल के साथ नार भी स्वर्ग पहुंच जाती है। डॉक्टर पर व्यंग की भाषा देखिए, उसने अपनी सरकारी नौकरी में अधिकतर त्योरियां चढ़ाए, सदा चिड़चिड़े फोटो में सिगरेट दबाए, गले में अलंकार की तरह स्टेथोस्कोप लटकाए, रोगी की बीमारी की अपेक्षा अपने पैसे की ओर ध्यान देने वाले डॉक्टर ही देखे थे। पेज नंबर 217। भाषा में भले व्यंग उतना नहीं है, फिर भी रचना को राजनीति पर कड़ा व्यंग कहा जा सकता है। ये था उपन्यास कोट्टा एम वीरप्पा मोहल्ली का। आप ये देख सकते हैं और देख करके भली भांति परिचित हो सकते हैं कि किस तरह से यह उपन्यास आदिवासियों पर लिखा गया है, लेकिन लेखक बरअक्स राजनेता
जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसा रचनाकार अगर रचना लिखता है, और इस उपन्यास का मुझे ख्याल तक नहीं था, हरिराम मीना जी जब उपन्यासों में आदिवासी भारत की परिकल्पना करते हैं तो उन्होंने ये उपन्यास मुझे सुझाया, मैंने इसे पढ़ा और उपन्यासों में आदिवासी भारत में इस उपन्यास को राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक कलम से लिखा गया उपन्यास कह सकते हैं। वो बेबाकी से कहा गया कि राजनेता कभी भी या सरकारें पूरी तरह से आदिवासियों के प्रति संवेदित नहीं है, न जंगल के प्रति है। अगर कोई जंगल अधिकारी या किसी भी तरह का सरकारी अधिकारी आदिवासियों के प्रति सेवा भाव से काम करता है, तब वह सस्पेंड किया जा सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधायक की लारी को पकड़ने वाला जंगल अधिकारी उस नेता की आंखों में चढ़ जाता है और उसे सस्पेंड करा के छोड़ता है। ऐसा सरकारी अधिकारी भले ही सस्पेंड हो जाए और उसका बचा हुआ जो सेवा कार्य था वो सस्पेंड होकर के कोर्गों में रह करके काम करता है। एक वकील और पत्रकार सदाशिव, इस अर्थ में मैंने कहा था कि इस उपन्यास की तुलना हम पठार पर कोहरा से इसलिए कर सकते हैं कि पठार पर कोहरा भी इस अर्थ में बेजोड़ उपन्यास है कि इस उपन्यास में अगर राजनीतिक नेता की कलम से एक सच उजागर हुआ है और राजनीति की गलीच दुनिया से है, और एक सरकारी व्यक्ति जो आदिवासियों के लिए कुछ करना चाहता है, ये पत्रकार उनकी खबरें लाता है, वो पत्रकार रास्ते से हटा दिया जाता है। इसी तरह से पठार पर कोहरा, पठार पर कोहरा मतलब पठार पर शिक्षा का अंधेरा किस तरह से सघन है, उससे काटने के लिए, दूर करने के लिए, शिक्षा का उजियाला लाने के लिए संजीव वहाँ गलती से या बदले की भावना से भेजा जाता है और वह वहाँ जमीनी काम करने लगता है, मुंडाओं को शिक्षित करने लगता है। तो वहाँ के नेता और उच्च वर्ग उसके खिलाफ हो जाता है और अंततः उस शिक्षक को रास्ते से हटा दिया जाता है और हमेशा हमेशा के लिए जो प्रकाश की किरणें आ रही थी उस प्रकाश को ही खत्म कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से अगर कोई मीडिया कर्मी जमीनी आवाज़ उठाता है, लोकतांत्रिक आवाज़ उठाता है, तो लोकतंत्र की वास्तविकता यह है कि पत्रकार का मुख्य धर्म कर्तव्य यह होता है कि वो सरकार से सवाल करे, जनप्रतिनिधियों से सवाल करे और जनता की आवाज़ उन तक पहुंचाए। वैसे तो जनप्रतिनिधि होने का मतलब ही ये होता है कि जनता की आवाज़ विधानसभा में उठेगी और मंत्री जो कार्यपालिका है वो नहीं उठा पाती है या कहीं वो भटक रही है या जो वादे किए हैं उससे मुकर रही है या रास्ते पर नहीं है, तो विधायक वहाँ आवाज़ उठा करके अपनी जनता की आवाज़ बुलंद करके उनसे वो काम करवा सकते हैं। लेकिन विधायक भी ऐसा नहीं करते, कार्यपालिका भी नहीं करती और न्यायपालिका भी नहीं कर पाती। तब एकमात्र लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता यानी पत्रकार होता है। और यहाँ पर कोटा में होराटा पत्रिका का पत्रकार सदाशिव जो कोरग जनजाति की आवाज़ उठाता है, जनप्रतिनिधियों से सवाल करता है, उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि पठार पर कोहरा हो या कोटा, पठार पर कोहरा में अशिक्षा का अंधेरा है तो कोटा में राजनीति अंधेरा फैलाने का काम कर रही है। या जो सरकारी सेवा करने वाला सही रूप में
जनजातियों के प्रति उत्तरदायी महसूस करता है, जो कि करना चाहिए जननेताओं को। जन कहना भी अब ऐसा लगता है कि कथित नेता जब राजनीति करते हैं, ये राजनीति शब्द ही कटघरे में है। चाहे वो देश की राजनीति हो, चाहे पीएम सीएम हो, या जनप्रतिनिधि हो, या छोट भैया नेता हो, जब वो राजनीति करता है तो वो जनहित में कभी नहीं हो। तब उसे कहते हैं कि वो राजनीति कर रहा है, यानी वो अपने हित में, अपने स्वार्थ में, या अपनी ही पार्टी के लिए, जन के लिए नहीं। जन देश से भी बड़ा है, जन पार्टी से भी बड़ा है, जन सबसे बड़ा है। लेकिन उसी के खिलाफ अगर जन प्रतिनिधि है तो जन कैसे हो सकता है? उसे हम स्वार्थ परक राजनीति कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो राजनीति कर रहा है अपनी सीट बचाने के लिए। और जब लारी को मलैया पकड़ लेता है जंगलात अधिकारी, तो जंगलात अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है, एक ईमानदार अधिकारी को। तो जंगल कटने से कैसे बचेगा? और वो जनप्रतिनिधि जो जनता की आवाज़ उठाने वाले होने चाहिए, वो आवाज़ उठाने के बजाय अपनी ही सीट बचाने के लिए, या अपनी सीट को खतरा महसूस हो रहा है गलत नीति के कारण, और जो खतरनाक साबित हो रहा है उनके लिए, उसे रास्ते से हटाया जाना, ये राजनीति है अगर, तो इसे स्वार्थ नीति कहते हैं, लोकतंत्र के विपरीत नीति कहते हैं। और अगर इस तरह से मीडिया का गला घोंटा जाता है, ये उपन्यास 1.5 दशक पहले का है, उस वक़्त की राजनीति बता रहा है। आज राजनीति और भी रसातल में है। जन के प्रति कितने जिम्मेदार है, मीडिया भी जन के प्रति कितना है वफादार है, वो कर्तव्य कितना निभा पा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोटा उपन्यास पठार पर कोहरा के कथानक से, उसके नायक से, यहाँ का भी एक पात्र जो पत्रकार है, और इसी तरह से बस्तर उपन्यास जो लोक बाबू ने लिखा है बस्तर की जनजाति पर, वहाँ भी पत्रकार जब जनता के में, लोक आदिवासी के हित में आवाज़ उठाता है, यहाँ तक कि जिसे नक्सलवाद की समस्या है और नक्सलवाद से जुड़ा हुआ एक शब्द चला था, नक्सलवाद से लड़ने के लिए, उसकी जड़ें खोदने के लिए, खत्म करने के लिए, आदिवासियों के समकक्ष खड़ा कर करके दोनों तरफ से आदिवासियों को मारने के लिए, तब पत्रकार नक्सलवादियों के बीच में जाता है और वहाँ की खबर लेकर के आता है। और नक्सलवादी क्षेत्र किस तरह से प्रभावित है, आदिवासी किस तरह से प्रताड़ित शोषित है, उनकी आवाज़ बनता है ऐसा पत्रकार नक्सलवादी कह करके खत्म कर दिया जाता है। तब सवाल ये उठता है कि नक्सलवाद क्यों है, आदिवासियों के बीच में वो चर्चित क्यों है, या उसे किस तरह से मुख्य धारा में लाया जा सकता है आदिवासी क्षेत्रों को, नक्सलवादी क्षेत्रों को। वहाँ की मुख्य समस्याएं पत्रकार ला रहा होता है, उसी आवाज़ को अगर बंद कर दिया जाएगा और वो आवाज़ ही बंद हो जाएगी, तो बाहर सिर्फ एक पक्षीय आवाज़ आने वाली है। इस तरह से पुलिस या वो मशीनरी जिसे सैनिक शासन कहते हैं, उस तरह से जनता की आवाज़ बाहर आने से रोक दी जाती है। तो पत्रकारिता की मिसाल लोक बाबू का उपन्यास बस्तर में भी पत्रकार का खात्मा इसलिए कर दिया जाता है कि आदिवासियों की आवाज़, नक्सलवाद क्यों है, उसका कारण क्या है। नक्सलवादी से इंटरव्यू लेता है, वो इंटरव्यू पत्रिका में छपता तो नक्सलवादी की आवाज़ आम
जन तक, सरकार तक पहुंचती, वो आवाज़ क्यों नहीं आने दी गई? और पत्रकार को नक्सलवादी कह करके मार दिया जाता है और नक्सलवादी साबित करने के लिए बंदूक, गोलियां वहाँ पटक दी जाती है, उसके गले में बंदूक लटका दी जाती है। ये सब वहाँ होता है। इस तरह से किस तरह से एक लड़की नक्सलवादी बनने पर मजबूर होती है, उसके पीछे की राजनीति क्या रही, ये बस्तर में पढ़ करके देखा जा सकता है। लेकिन यह मकसद यह नहीं है। बस्तर पर भी उपन्यास पर वीडियो यहाँ मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही। उपन्यास आपको कैसा लगा, इसे आगे बढ़ाएं और इस अर्थ में टिप्पणी अवश्य करें, जिससे कि हमें समझ सकें। अगले में आपका जवाब दिया